हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेसन। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पूरा फिनिश कर देंगे। खाली एक टॉपिक रह रहा है सॉइल, एंड वी विल कंप्लीट दिस सॉइल वाला पोर्शन टुडे। सो सी, अब तक हमने देखा है कि रिसोर्स क्या होते हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लैंड इतना प्रोमिनेंट रिसोर्स कैसे है और लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाया जा सकता है। आज हम सेम चीज़ सॉइल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सॉइल इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, सॉइल को कैसे बचा सकते हैं और कितने टाइप के सॉइल्स होते हैं। बेसिकली यही हमें आज पढ़ना है। तो देखो, सब सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत परेशान करता है कि अगर सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है तो उसको ये क्यों कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं तब तो टेक्निकली नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए, लेकिन ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब कि इसको जल्दी से फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस से हम इसको दोबारा से पा सकते हैं। तो देखो, सॉइल को बनने में वक्त बहुत लगता है, लेकिन इसको फिर भी रिन्यूएबल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि सॉइल को बनने में जितना वक्त लगता है ना, वो एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल बनने के टाइम से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है। और एक न्यूट्रिएंट साइकिल का भी रीज़न होता है कि ह्यूमन के लाइफ स्पैन में जो है आपका सॉइल को इरोजन, मतलब कहीं सॉइल अगर इरोड हो गया है, उखड़ गया है, तो उसके लाइफ टाइम में वो सॉइल वहाँ पे वापस आ सकता है ना। तो कहीं और से आएगा लेकिन आ सकता है ना। तुम जहाँ रह रहे हो, लेट्स से तुम्हारे घर के पास से बहुत तेज़ से बारिश आई और वहाँ का जो सॉइल था वो उखड़ के बह गया, ठीक है, बट कुछ टाइम में कहीं और से सॉइल उड़ के दोबारा से वहाँ आ गया, है ना। तो तुम्हारे लाइफ टाइम में वहाँ का सॉइल जहाँ से इरोड हुआ था वहाँ वापस आ गया ना। इस वजह से कहते हैं कि ह्यूमन के लाइफ स्पैन में उसको दोबारा वो कहीं ना कहीं से आ सकता है। इसलिए सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बशर्ते उसको बनने में इतना वक्त लग रहा है तब भी। ठीक है, 2 पॉइंट्स ध्यान रखना कि ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरी बात, इसको बनने में बहुत वक्त लगता है। अब देखो, सॉइल को बनने में कई फैक्टर्स जो हैं जिम्मेदार होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर है रिलीफ। देखो, थर्ड पॉइंट पढ़ो, रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीफ मतलब क्या हुआ? जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी वो सॉइल कहाँ पे है, प्लेन वाले इलाके में है या माउंटेन वाले इलाके में है, कहाँ पे है, इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड है पेरेंट रॉक। ध्यान से देखो, सॉइल जो है ना वो रॉक से बनता है। जब नदी पहाड़ों से बहते हुए नीचे आती है ना, पहाड़ों से बहते हुए प्लेन रीजन में आती है, तो नदियाँ अपने साथ साथ रॉक, सैंड, सिल्ट ये सब बहाते हुए लेके आती है पहाड़ों से। तो यही जो रॉक होता है ना, ये जो पत्थर ऊपर से आता है, यही पत्थर काफ़ी साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है प्रोसेस हो के क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। ठीक है, तो रिलीफ इंपॉर्टेंट है सॉइल को बनाने में। पेरेंट रॉक भी इंपॉर्टेंट है, भाई जैसा रॉक रहेगा सॉइल वैसा ही बनेगा, है ना। जिस रॉक से सॉइल बन रहा है उस रॉक पे तो डिपेंड करेगी ना सॉइल की क्वालिटी, उसी से तो बन रहा है वो। तीसरा है क्लाइमेट। ऑब्वियसली कुछ इलाके गर्म होते हैं, कुछ इलाके ठंडे होते हैं, तो इलाके का क्लाइमेट कैसा है ये भी जो है डिसाइड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी। ठीक है। चौथा, लाइफ फॉर्म्स, वहाँ पे लोग कैसे, कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन से एनिमल्स रह रहे हैं, कैसे प्लांट्स हैं, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। तो लिखा है कि रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लाइफ फॉर्म्स, ये काफ़ी प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ये पांचों फैक्टर्स जो हैं सॉइल को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और चौथा पॉइंट है कि टेम्परेचर और एक्शन ऑफ रनिंग वाटर भी सॉइल को फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। तो टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है, अभी क्लाइमेट हमने लास्ट थर्ड पॉइंट में देखा क्लाइमेट कैसे इंपॉर्टेंट है। तो एक क्लाइमेट टेम्परेचर का एलिमेंट भी आ सकता है कि भाई वहाँ पे सर्दी है कि गर्मी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इस पे भी सॉइल का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। और रनिंग वाटर पे डिपेंड करेगा। मैंने अभी बताया कि जब नदियाँ बहते हुए आती हैं ऊपर से, तो अपने साथ साथ सैंड और रॉक लेती हुए आती हैं, तो वो ही जब प्लेन पे आ जाती हैं तो जो अपने साथ साथ पत्थर और ये सैंड वगैरह लेके आएंगे उसको डिपॉजिट कर देंगी, कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो पानी का बहाव ऊपर से आ रहा है, वो पानी का बहाव भी डिसाइड करता है कि सॉइल वहाँ का कैसा होगा या सॉइल कैसे बनेगा। ठीक है। और पांचवा पॉइंट देखो,
सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है और इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट को ह्यूमस कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। केमिस्ट्री में तुम एक चैप्टर पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो वहाँ से यू विल अंडरस्टैंड कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है और कार्बन हमें बहुत जगह पे मिलता है। तो मिट्टी में भी ऑर्गेनिक सोर्स का होना ज़रूरी है, कार्बन का होना ज़रूरी है, तभी वो मिट्टी उपजाऊ हो पाएगी, तभी उस मिट्टी में आप प्रोडक्टिव कुछ काम कर पाओगे। तो ये सॉइल के 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, इनको आप ध्यान रखना। अब यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है सॉइल प्रोफाइल का, ध्यान से देखो। जो सबसे ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वहाँ लिखा है टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, यानी ये वो लेयर है जो हमें ऊपर दिखता है। जैसे हम गार्डन में, पार्क में टहलने जाते हैं या हमारे जो घरों में गार्डन होता है वहाँ भी देखते हैं, जो ऊपर की जो मिट्टी दिखती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। उसके नीचे की जो लेयर होगी सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले। हम जानते हैं कि हमारी जो हमारा जो सॉइल है वो कैसे बन रहा है, रॉक से बनता है, पत्थर से बनता है। तो ऊपर की लेयर तो पूरी मिट्टी जैसे दिखती है, उसके नीचे जाएंगे तो उसको सब सॉइल कहते हैं। सेकेंड लेयर को सब सॉइल कहा जाता है, जो डायग्राम में देखो रेडिश रेडिश बना हुआ है। सब सॉइल में क्या होता है, जितनी अच्छी, जितनी पाउडरी ऊपर की मिट्टी होती है, नीचे वाली मिट्टी, सब सॉइल की मिट्टी उतनी पाउडरी नहीं होती है, थोड़े से वहाँ पे रॉक और सिल्ट जैसा होता है। मतलब थोड़ा सा उससे कह सकते हो कि थोड़ा जो है हार्श होता है ऊपर के लेयर से नीचे वाला। सब सॉइल से नीचे जाएंगे तो सबस्ट्रेटम, वेदर्ड, पेरेंट रॉक मटेरियल। वेदरिंग का मतलब, वेदर्ड रॉक मतलब एक ऐसा रॉक जिसकी थोड़ी सी इरोडिंग हो चुकी है ना, मतलब एकदम परफेक्ट रॉक नहीं है वो, उसकी थोड़ी बहुत इरोडिंग हो चुकी है। तो तीसरा जो लेयर है वहाँ पे पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जिस रॉक से हमारा सॉइल बना हुआ है उस पर्टिकुलर रॉक का पेरेंट मटेरियल थोड़ा सा इरोडेड थर्ड लेयर में मिलेगा। और चौथा लेयर जो ग्रे दिख रहा है, अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, मतलब वहाँ पे जो रॉक होगा वो कैसा होगा, जो वहाँ का रॉक होगा वो अनवेदर्ड होगा। अनवेदर्ड का क्या मतलब हुआ, अनवेदर्ड मतलब ऐसा एकदम, मतलब रॉक जैसा वो होगा, एकदम भी इरोड नहीं हुआ होगा वो वाला रॉक। तो ये हो गए सॉइल के 5 फीचर्स। और सॉइल की लेयर, ये लेयर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अब सॉइल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये सॉइल के 6 क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं, अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लैटराइट, एरिड और फॉरेस्ट। तो चलो एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आ सकता है। 4 या 5 मार्क्स में डायरेक्टली पूछ देगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन करो, तो आपको सारे सॉइल्स के बारे में डेफिनेशन लिख के और इनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या फिर इन सॉइल्स में बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टाइप का सॉइल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सा सॉइल होता है, एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे ना डायग्राम में देखो, इस तरफ एक मैप दिख रहा होगा तुमको अपने राइट साइड में, जहाँ लिखा हुआ है द नदर्न प्लेन, ऑरेंज कलर में। देखो ऑरेंज ना कुछ शेडेड एरिया है, ये इंडिया के मैप का वो हिस्सा है जिसको नदर्न प्लेन कहा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, हमने देखा था ना लैंड में जब हम पढ़ रहे थे कि भाई प्लेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स वाले क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं। तो ये प्लेन वाला इलाका है, यानी ये पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये जो इलाका है, ये इंक्लूडिंग ये राजस्थान वगैरह, ये कैसा एरिया, ये प्लेन इलाका है। यहाँ पे पहाड़ तो है नहीं, ये प्लेन इलाका है। प्लेन इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। यानी अगर आप इन इलाकों में से कहीं रहते हो, इफ़ यू साइड इन एनी ऑफ दीज एरियाज, तो आपके जो घरों में, गार्डन में जो मिट्टी होगी, आप पार्क में घूमने जाते हो, अभी तो मत जाना, कोविड चल रहा है, बट वहाँ जो मिट्टी होगी उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने मैप लगा दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट देखो, आखिर एलुवियल सॉइल आता कहाँ से है। देखो ये तो मालूम है कि सॉइल कहाँ से आता है, सॉइल नदियों से आता है। जब नदियाँ ऊपर से बहते हुए अपने साथ साथ रॉक्स और मटेरियल्स लेके आती हैं, वो ही लाके वो डिपॉजिट कर देंगी, तो वो कुछ टाइम, काफ़ी सालों बाद वो रॉक और वो मटेरियल क्या बन जाता है, वो रॉक सॉइल बन जाता है। सेकेंड पॉइंट देखो, डिपॉजिटेड बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो एलुवियल सॉइल जो आता है वो इन 3 नदियों के द्वारा आता है। ठीक है, एक इंडस रिवर देखो, नीचे वाले मैप पे देखो, इंडस रिवर हमारे कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में वहाँ बेसिकली बहता है। ठीक है, सेकेंड देखो गंगा हमारा उत्तराखंड से होते हुए यूपी, बिहार
में जाती है, वो वाली गंगा हो गई। और ब्रह्मपुत्रा देखो, ब्रह्मपुत्रा हमारी मैप में देखो, नीचे वाले मैप में देखो, एकदम नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से कंट्री में एंटर कर रही है। ठीक है, तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये जो 3 नदियां हैं, ये 3 नदियां एलुवियल सॉइल को लेके आती हैं। क्लियर है? सॉइल ऊपर से पहाड़ों से नदियों से कैसे आता है ये समझ गए। एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में इकट्ठा हो रहा है और इन 3 नदियों के द्वारा इकट्ठा हो रहा है। इन 3 नदियों को हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा को हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स कहाँ ओरिजिनेट हो रही हैं? हिमालयास पे। ठीक है, आखिर नदियाँ पहाड़ों से ही तो आती हैं ना, तो ये तीनों नदियाँ जिस पहाड़ से आती हैं उसको हिमालय कहते हैं। इसी वजह से दीज रिवर्स आर कॉल्ड हिमालयन रिवर्स। ये पॉइंट क्लियर है एलुवियल सॉइल के बारे में? ओके, अब देखो एलुवियल सॉइल ना राजस्थान और गुजरात में भी एक्सटेंड करता है। तो देखो नॉर्दर्न प्लेन का डायग्राम में आप देख सकते हो कि राजस्थान में भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है, थोड़ा बहुत गुजरात में भी एक्सटेंड करता है। उसके अलावा हम अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में देखें तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टास में भी मिलेगा। मैप दिख रहा है, इंडिया का मैप देखो। अब देखो ये हमारे कंट्री के जो ईस्टर्न कोस्ट हैं, इस तरफ यहाँ देखो, यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये 4 नदियाँ दिख रही हैं ना। तो ये चारों नदियाँ जहाँ जहाँ जा रही हैं ना, देखो जब नदियाँ जाती हैं ना सी में, तो वहाँ पे वो डेल्टा बनाती हैं। तो वहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है ना इन 4 नदियाँ का, उस डेल्टा में कौन सी मिट्टी है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, 5वां नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली सॉइल अपीयर्स बिगर। ओके, अगर हम जैसे जैसे रिवर वैली के ऊपर जाते जाएंगे, रिवर वैली से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, वहाँ पे हमें क्या होगा? वहाँ की मिट्टी कोर्स वाली मिलती है। इसका मतलब जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे, ऊपर जो मिट्टी पाई जाएगी, ऊंचाई पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो कोर्स होगी। कोर्स का मतलब देखो, COARSE, कोर्स का मतलब होता है कि वहाँ की मिट्टी में ना सैंड ज़्यादा मिलेगा, ग्रेवल ज़्यादा मिलेगा, मतलब वो मिट्टी हार्श होगी। तो ऊपर ऊंचाई पे पहाड़ी इलाकों पे जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी हार्श होती है, पर जैसे जैसे आप नीचे आओगे वहाँ पे मिट्टी अच्छी हो जाती है। बट अगर हम ऊपर की बात करें, जैसे कि इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली सॉइल पार्टिकल्स अपीयर बिगर इन साइज। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली सॉइल्स आर कोर्स, है ना। और ये सॉइल जो है मोर कॉमन होते हैं पिएडमोंट प्लेन्स, फॉर एग्जाम्पल डुआर्स, चॉस एटसेट्रा। अब ये पिएडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं? देखो ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में जो कुछ एरिया होगा ना स्लोप के पास में प्लेन वाला, उसको कहते हैं पिएडमाउंट प्लेन्स। ठीक है, अब डायग्राम देखो, नीचे डायग्राम देख रहे हो, माउंटेन बना हुआ है और उसके पास स्लोप पे जैसे एक थोड़ा सा प्लेन वाला एरिया है, इसको कहते हैं पिएडमाउंट प्लेन्स। ठीक है, चलो अब एलुवियल सॉइल भी 2 टाइप का होता है, बंगर और खदर। बंगर ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। बंगर ओल्ड होता है, पुराना होता है, और खदर नया होता है। बंगर की उम्र ज़्यादा हो गई है, खदर की उम्र अभी ज़्यादा नहीं हुई है। अच्छा, बंगर हैज़ मोर कैंकर कॉन्सेंट्रेशन। कैंकर कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, सैंड ज़्यादा होगा, सिल्ट ज़्यादा हो जाएगा। और खदर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जाहिर सी बात है, खदर मोर फर्टाइल हुआ, खदर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो वो उपजाऊ भी ज़्यादा है, उसमें क्रॉप ज़्यादा अच्छे से उगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एलुवियल सॉइल्स ना जनरली काफ़ी फर्टाइल होते हैं, मतलब इसमें पोटैश, फॉस्फरिक एसिड और लाइम होता है। और पोटैश और फॉस्फरिक एसिड किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ये मिट्टी काफ़ी प्रोडक्टिव मिट्टी होती है, क्योंकि इन इलाकों में आप इस मिट्टी में कोई भी क्रॉप चाहो तो उगा सकते हो। तो जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में खेती होती है ना अच्छी खासी, तो इस इलाकों में हम शुगर केन, पैडी, वीट यानी कि गेहूँ, पर्ल्स यानी कि दाल और अदर सीरियल क्रॉप्स हम यहाँ पे उगाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे फूड कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है वो एलुवियल सॉइल में उगाया जाता है। एलुवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल मतलब आपका कह सकते हो, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके बारे में इसके फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एग्जाम में काफ़ी बार एलुवियल सॉइल डायरेक्टली आया हुआ है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी पॉइंट में होता है, या तो वीडियो का टाइम स्लॉट डाल के मेरे को कमेंट में बता दो कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेंशन कर दो कि ये टॉपिक समझ नहीं आया है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, या तो कमेंट्स में या हाउ एवर विल फिगर समथिंग आउट। बट कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, एलुवियल सॉइल खत्म हो चुका है, हमारे अब कुछ और सॉइल्स बचे हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल हियर। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सॉइल है उसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल।
देखो ब्लैक सॉइल नाम से ही लग रहा है कि भाई कलर में तो ब्लैक है, इनको रेगूर सॉइल्स भी कहा जाता है। और ब्लैक सॉइल्स क्यों इतने यूनिक होते हैं? क्योंकि ब्लैक सॉइल कॉटन को जो है लगाने में बहुत काम आते हैं। तो कॉटन की जो खेती होती है ना, रुई की खेती ब्लैक सॉइल में ही अधिकतर की जाती है, वहीं हो सकती है इसकी खेती। ये मेजरली हमको डेक्कन प्लेट्यू या फिर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के प्लेट्यूज में मिलता है। अब ये एरियाज कहाँ हैं? मैप में देखो, मैप में आपको ना ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा होगा, वो डेक्कन प्लेट्यू है। तो वो जो पूरा इलाका है ना, महाराष्ट्र भी आएगा उसमें, कर्नाटका भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है। तो जो भी एरिया उसमें आ रहे हैं, वहाँ पे जो मिट्टी मिलती है, वहाँ पे मेजरली क्या मिलती है हमको? ब्लैक सॉइल मिलती है। जैसे ऊपर देखो ग्रीन वाला जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी मिट्टी मिलती है? एलुवियल सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू में कौन सी मिट्टी मिल रही है? ब्लैक सॉइल। ठीक है। अच्छा, ब्लैक सॉइल लावा फ्लो की बनी होती है। एलुवियल सॉइल हमने पढ़ा जैसे कि किसका बना होता है? मेजरली हमने देखा ना कि रॉक से बनता है। तो ब्लैक सॉइल किससे बनता है? लावा फ्लो से। जो ज्वालामुखी होता है वोल्केनो, उसमें से जब लावा निकलता है, उस लावा से बनती है ये ब्लैक सॉइल। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी क्लेई मटेरियल होता है। क्ले देखा है ना, थोड़ा चिपचिपा सा होता है, तो ब्लैक सॉइल भी काफ़ी क्लेई सा होता है। अच्छा, ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। फिफ्थ पॉइंट देखो, मॉइस्चर को होल्ड करना मतलब तुमने एक बार इसमें पानी डाल दिया, आखिर इसमें तुम प्लांट उगाओगे तो पानी डालोगे ना। तो जब तुम इसमें पानी डालते हो तो काफ़ी देर तक पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता होती है ब्लैक सॉइल में। और कॉटन को उगाने के लिए हमें बहुत अधिक मॉइस्चर चाहिए होता है, इसीलिए हम कॉटन को ब्लैक सॉइल में उगाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, पानी को रिटेंशन कर सकता है वो अच्छे से। ठीक है। देखो सेकेंड लास्ट पॉइंट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम, they are rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime. They are poor in phosphoric contents. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि they are rich in calcium carbonate, magnesium, potash and lime, पर यहाँ पे फॉस्फर थोड़ा सा कम होता है। तो इस वजह से काम चल जाता है, बिकॉज ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटैश है, लाइम वगैरह है, तो हाँ काम चल जाएगा, मॉइस्चर होल्ड कर लेगा। कॉटन का तो काफ़ी अच्छा काम चल जाएगा। अच्छा, गर्मी के मौसम में इसमें क्रैक डेवलप हो जाता है और जब वेट होगा तो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। ये तुमसे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि विच काइंड ऑफ अ सॉइल डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ इन सब चीज़ों से जनरल स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो ये जो फैक्ट्स लिखे हैं हर एक सॉइल के बारे में, आप अच्छे से इनको समझने की कोशिश करो ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ मेमोराइज हो जाए। सो थर्ड वाला हमारा है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल क्या होते हैं? देखो, रेड सॉइल बेसिकली डेवलप करता है इग्नियस रॉक्स पे। नाउ इग्नियस रॉक्स हमारे वो वाले रॉक्स होते हैं जो बेसिकली हमें लावा से मिलते हैं, मतलब ये भी लावा से मिलता है ये वाला रॉक हमको। तो लावा के सॉलिडिफिकेशन से हमें वो रॉक मिलता है। लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो वो रॉक बन जाता है, उस रॉक से हमें रेड और येलो सॉइल मिलता है। और ये रेड कलर इसमें क्यों होता है? आयरन के वजह से। ठीक है, आयरन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज द कलर ऑफ रेड सॉइल रेड, सो व्हाट विल यू से कि बिकॉज ऑफ आयरन इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो ये येलो हो जाएगा। ठीक है। और अगेन ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट्स की एरिया में मिलेगा। ये मैप देखो, मैप में किनारे देख रहे होगे वेस्टर्न घाट्स लिखा हुआ है, तो इस एरिया में वेस्टर्न घाट में भी हमको रेड येलो सॉइल्स मिलते हैं। चौथा है हमारा लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल का डायग्राम देखो तुम, ऊपर बना हुआ है। लैटराइट सॉइल देखने में लग रहा है थोड़ा सा वो पाउडरी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे अंतर करते हैं लैटराइट सॉइल से। अब देखो, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होते हैं? देखो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो होता है जहाँ पे आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मुंबई का क्लाइमेट ले लो। मुंबई में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, है ना, वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं पहुँचता है। बल्कि दिल्ली का क्लाइमेट क्या होता है? गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों में एक्सेस सर्दी भी पड़ती है। तो दिल्ली का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, बॉम्बे का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है।
नीचे डायग्राम देखो, एक मैप बना हुआ है, जो ग्रीन वाला एरिया है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, ऊपर का एरिया हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। तो लैटराइट सॉइल कहाँ मिलता है, मतलब ये हमको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इन द सेंस ये हमारे कंट्री में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली कहाँ होता है, सदर्न स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, जनरली डिफिशियंट होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, इसमें ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ऑलराइट, अब थर्ड पॉइंट देखो कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। ये हमारा ट्री और कॉफ़ी को उगाने में काफ़ी काम आता है। पूछ सकते हैं कौन सा सॉइल कहाँ उगाया जाएगा, आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे वीट कहाँ उगाते हैं, शुगर केन कहाँ उगाते हैं, एलुवियल सॉइल में। कॉटन कहाँ उगाया जाता है, ब्लैक सॉइल में। पूछा जाएगा कि टी कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, लैटराइट सॉइल में। यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। सो आप देख सकते हो कि ट्री और कॉफ़ी को उगाने में काम आता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ऑब्वियसली इसमें सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, क्योंकि इसको कंजर्व करना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि इसका थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा इस सॉइल को, बिकॉज इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ऑलराइट, और चौथा पॉइंट देखो, रेड कलर का एक लैटराइट सॉइल आता है, जो कैश्यू यानी कि काजू उगाने में काम आता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला रीजन में ये होता है। अच्छा, लैटराइट सॉइल की एक खूबी भी है। क्या खूबी है, पांचवा पॉइंट पढ़ो। अगर ये किसी ऐसे जगह पे है जहां इस सॉइल में फॉरेस्ट है, इसका मतलब वहां के लैटराइट सॉइल में तो ह्यूमस है, वहां के लैटराइट सॉइल में तो ऑर्गेनिक कंटेंट है। लेकिन अगर कहीं बट ह्यूमस पुअर इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट, एरिड मतलब डेजर्ट वाला एरिया। तो अगर लैटराइट सॉइल कहीं ऐसे जगह पे है जहां उसमें आपको मिल रहा है कि फॉरेस्ट है, तब तो वहां के लैटराइट सॉइल में आपका ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, कार्बन होगा। बट अगर लैटराइट सॉइल आप देख रहे हो कहीं राजस्थान जैसी जगह पे फॉर एग्जांपल, जहां पे एरिड एरिया है, डेजर्ट एरियाज हैं, तो वहां पे लैटराइट सॉइल में ह्यूमस नहीं होगा। ओके, अब पांचवा है एरिड सॉइल। एरिड नाम से लग रहा है डेजर्ट वाला सॉइल। तो ये तो आपका रेड से ब्राउन कलर का होता है, सैंडी इन टेक्सचर, थोड़ा बालू जैसा लगता है। जैसे आप राजस्थान वगैरह की रेत देखो, वैसी सी मिट्टी होती है। सलाइन इन नेचर मतलब नमकीन होता है थोड़ा सा नेचर वाइज। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो आपका वो होगा, इसकी क्वालिटी प्रोडक्टिव उतनी नहीं रह जाएगी। सलाइन है ना नेचर में, तो इस पर प्लांट्स कैसे उगा सकते हो। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर। ओके, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जैसे ही आप मिट्टी में पानी डालोगे, पानी तुरंत ही इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा है। जैसे आपने मिट्टी में पानी डाला, पानी इवेपोरेट हो गया। और चौथा पॉइंट है कि यहाँ पे लोअर होराइजन नीचे की तरफ आपको काफ़ी कैंकर मिलेगा, मतलब वही कंकर जो होता है ना, मतलब कि इम्प्योरिटी मिलेगी थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। और जाहिर सी बात है, अगर इम्प्योरिटी होगी उसमें, मतलब सैंड है, सिल्ट पड़ा हुआ है, रॉक पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो मिट्टी प्रोडक्टिव नहीं रह जाएगी। उसमें आप पानी डालोगे तो पानी अच्छे से सोख भी नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक रे ऑफ होप मिलती है कि आप पांचवा पॉइंट देखें तो प्रॉपर इरिगेशन के बाद राजस्थान में ऐसे मिट्टी को भी प्रोडक्टिव बनाया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि एरिड सॉइल जो बेसिकली बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है, उसको भी टेक्निक्स के थ्रू हमने प्रोडक्टिव बनाया है इरिगेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा था एरिड सॉइल। हमारा एक सॉइल और बचा हुआ है फॉरेस्ट सॉइल। ये बेसिकली वो वाला सॉइल होता है जो आपको हिल या माउंटेन एरिया से मिलेगा। डायग्राम देखो, माउंटेन या फिर के पास में थोड़ा इस टाइप का सॉइल होता है ये, और ये ऐसे जगह मिलता है जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अवेलेबल हो, ठीक है। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ अवेलेबल हो वहाँ मिलेगा। और ये वैली साइड्स में जो है थोड़ा सा लोमी या सिल्टी होता है, मतलब फर्टाइल होगा, मतलब उसमें जो है सिल्ट पड़ा होगा, फर्टाइल होगा। वैली मतलब क्या होता है, रिवर वैली मतलब जैसे ये अगर एक माउंटेन है ना वी शेप का, तो इसको वैली कहा जाता है। तो रिवर के वैली साइड में जाओगे तो ये फर्टाइल होगा, पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमने अभी पढ़ा था कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊंचाई पे सॉइल की क्वालिटी कैसी रहती है, थोड़ी सी रॉक वाइज रहती है, नेचर में सैंडी रहती है, हार्श रहती है, प्रोडक्टिव नहीं रहती। तो ऊंचाई पे सॉइल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, फर्टाइल नहीं होती है, नीचे की तरफ उसकी क्वालिटी अच्छी होते जाती है, ठीक है। वेरी वेल। अब हमने ये तो पढ़ लिया
कि सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन मतलब इरोड करना, मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कहीं से उखाड़ दो, मतलब उसको इरोड कर दिया। डायग्राम देखो, आप देख पा रहे हो कि वहाँ से ना मिट्टी उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही है आपको। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, मिट्टी का उखड़ के चले जाना वहाँ से। अब मिट्टी का कहीं से चले जाना तो बुरी बात हुआ ना, इसका मतलब वहाँ पे आप और प्लांट्स नहीं लगा पाओगे, आप वहाँ पे जो है डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे, और सॉइल नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। सॉइल से सब कुछ है, सॉइल से प्लांट्स हैं, प्लांट से खाना मिल रहा है, प्लांट्स हैं तो सॉइल है तो हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अगर सॉइल ही उड़ के चला गया तो क्या होगा, वहाँ पे सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से सॉइल को इरोजन को रोकना एक बहुत ज़रूरी बात है हमारे लिए। तो देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सॉइल इरोजन की। डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर, डिनंडेशन मतलब किसी चीज़ को धीरे 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 उखड़ते रहना। डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सबसीक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, तो डिनंडेशन होते रहता है और वहाँ से सॉइल जाते जा रहा है, वॉश डाउन होते जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस और इरोजन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहता है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। देखो सॉइल बन कैसे रहा है, पत्थर से बन रहा है, नदियों से पत्थर नीचे आया, नीचे आके काफ़ी सालों के बाद वही पत्थर थोड़ा सा वेदर हो के टूट के सॉइल बन गया। ठीक है, इकट्ठा हो गया सॉइल। अब आप खुद बताओ, आंधी आ गई वहाँ पे, उस जगह पे आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, हवा चल गई तेज से, तो क्या होगा, वो सॉइल उड़ के चला जाएगा। तो सॉइल उड़ के गया तो क्या हुआ, इरोजन हुआ। तो देखो नेचुरली सॉइल का फॉर्मेशन और इरोजन दोनों एक साथ होते रहता है। दिक्कत तब आती है कि जब इस नेचुरल बैलेंस में ह्यूमन बींग घुस जाते हैं। ठीक है, नेचुरली तो सॉइल का फॉर्मेशन और इरोजन चल रहा है, बट देयर इज अ बैलेंस मेंटेन्ड। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग। तो इन वजहों से क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन का रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से सॉइल बनना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इरोजन की रफ्तार हमने बढ़ा दी। नेचुरली तो वो हो ही रहा था, पर नेचर तो बैलेंस कर लेती ना। हमने आके क्या किया, हमने आके सॉइल इरोजन का रेट को इंक्रीज कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट देखो, नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड ग्लेशियर ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन। ये तो इरोजन करते ही हैं। कहीं तूफान आ गया, आंधी आ गई तो वो उड़ा के ले जाएगी मिट्टी को, बाढ़ आ गई तो वो भी पानी को ले जाएगा। तो नेचुरल सोर्सेज से तो इरोजन होता ही है, लेकिन हमको ध्यान देना है कि हम ह्यूमन बींग से ये ना हो, ज़्यादा ना हो। तो डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, ओवरग्रेजिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और माइनिंग को भी थोड़ा सा कंट्रोल वे में करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखो कि रनिंग वाटर जब आता है ना, तो वो कभी कभी क्या करता है, डीप चैनल्स बना देता है। पानी के फ्लो इतना तेज़ आ रहा है कि वो बहाव की वजह से चैनल्स बन जा रहे हैं। ठीक है, उसको गलीज कहा जाता है। और वहाँ की जो वो नदी हो, वहाँ का जो मिट्टी होगा ना, वो कल्टीवेशन के लिए फिर फिट नहीं रह जाता है। चौथा पॉइंट डिटेल में पढ़ना, आराम आराम से पढ़ो, कि जब नदियाँ ऊपर से आती हैं और क्लेई सॉइल के थ्रू आती हैं तो कट करती हैं। नदी खूब ऊपर से बहाव से आ रही है तो वो कट कर रही है, कट करने के वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे चैनल्स बन जा रहे हैं। और वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वहाँ की मिट्टी कल्टीवेशन के लायक नहीं रह जाती है, क्योंकि इतने सारे अनवांटेड पार्टिकल्स वहाँ पे आ रहे हैं, सॉइल को उड़ा के ले भी जा रहे हैं और ऊपर से अनवांटेड पार्टिकल्स भी आ जा रहे हैं। तो सॉइल की क्वालिटी वहाँ पे ख़राब हो जाती है, और ऐसे जगह को हम कहते हैं बैड लैंड। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि बैड लैंड क्या होता है, और इस बैड लैंड का एक और नाम होता है, इसे रेवाइंस कहा जाता है। हमारे इंडिया में चंबल एक इलाका है, वहाँ के रेवाइंस काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, अब देखो आपका पांचवा पॉइंट, एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान से समझना, सॉइल इरोजन जब वाटर की वजह से होगा उसको कहते हैं शीट इरोजन। जब सॉइल इरोजन आपका विंड की वजह से होता है उसको कहते हैं विंड इरोजन। अब देखो पांचवा पॉइंट, when water flows as a sheet over large areas washing away the top soil, it's called as sheet erosion, but when wind blows loose soil off, it's called as wind erosion। ध्यान देना, पानी की वजह से इरोजन हुआ तो शीट इरोजन, विंड की वजह से हुआ तो विंड इरोजन। और एक और आखिरी पॉइंट देखो, अगर आप प्लाउइंग, जैसे जनरली जो खेती की जाती है ना, प्लाउइंग करते हैं अप एंड डाउन,
उस वजह से भी सॉइल इरोड हो सकता है, क्योंकि जब हम प्लाविंग करते हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जा रही है ना वहाँ पे। इस वजह से जब पानी अगर मान लो किसी कारणवश वहाँ आ गया तो बहाव से क्या करेगा, उसको बहा के लेता जाएगा, इरोजन का रेट बढ़ा देगा। ठीक है, सॉइल इरोजन क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब देख तो लिया हमने कि सॉइल इरोजन हो रहा है, अब देखते हैं कि कंजर्वेशन मेजर्स, बचाएंगे कैसे। सबसे पहला तरीका कॉन्टूर प्लाविंग। कॉन्टूर प्लाविंग मतलब, देखो पहला डायग्राम देख रहे हो, देखो इसको कहते हैं कॉन्टूर प्लाविंग। यानी आप ना कुछ टाइप के लाइंस बनाते हो और उन लाइंस में आप प्लाविंग करते हो। तो देखो, प्लाविंग टेक्स प्लेस अलोंग हिल साइड रादर देन डूइंग देम अप एंड डाउन। इट्स द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग अक्रॉस अ स्लोप फॉलोइंग द कॉन्टोर लाइंस। इससे देखो क्या होगा, हमने मल्टीपल लाइन में ऐसे फार्मिंग करी हुई है, तो क्या हो रहा है इससे, एक स्लोप पे, इससे क्या होगा, पानी की रफ्तार धीमी हो जाएगी। और जब पानी की रफ्तार धीमी होगी, अगर किसी कारणवश यहाँ पानी आ गया तो पानी की रफ्तार धीमी हो जाएगी, बिकॉज हर स्लोप पानी को थोड़ा रोकेगा, उसके नीचे वाला थोड़ा रोकेगा, उसके नीचे वाला थोड़ा और रोकेगा। तो इससे क्या होगा, पानी का बहाव कम होगा और पानी का फ्लो कम होने की वजह से सॉइल का इरोजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्टूर प्लाविंग, जहां आप एक स्लोप इलाके में कॉन्टूर लाइंस के बेसिस पे आप प्लाविंग करते हो। इससे मिलता जुलता एक और तरीका है टेरेस फार्मिंग का। डायग्राम देखो, टेरेस फार्मिंग में क्या अंतर है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम फार्मिंग में ऐसे करते हैं, पर यहाँ पे लिटरली हम सीढ़ियों के फॉर्म में बना देते हैं। यानी माउंटेन में हम लिटरली उसको टेरेस के फॉर्म में बना के करते हैं। यहाँ से भी क्या होता है, ये टेरेस वाइज क्या होता है, पानी का बहाव थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो कॉन्टूर प्लाविंग या फिर टेरेस फार्मिंग। तो अप एंड डाउन वाले फार्मिंग मेथड से ये दोनों थोड़े ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और पहाड़ी या हिली इलाकों पे, स्लोपी इलाकों पे किए भी जाते हैं। ठीक है, ओके। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, दो टाइप की और क्रॉपिंग कर सकते हैं। पहला होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, पहला डायग्राम देखो, अपने क्रॉप के बीच में हम ना एक लाइन बना देते हैं, उस लाइन में हम घास लगा देते हैं। उससे क्या हो रहा है, ये तो हिल इलाकों पे नहीं है, प्लेन पे भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों कॉन्टूर प्लाविंग और टेरेस फार्मिंग तो मेजरली स्लोपी इलाकों या फिर वैसे इलाकों पे ही हो पाएगा ना, माउंटेन वाले इलाकों पे। तो लेकिन प्लेन में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना बचाने के लिए, तो ये कर सकते हैं। पहला होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी आप क्रॉप्स के बीच में एक लाइन छोड़ते हो, उस लाइन में आप घास लगा देते हो। उससे क्या होगा, खूब सारी आपने लाइन 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 घास लगा दी है, उससे क्या हो रहा है, अगर पानी का बहाव आता है तो हर एक घास की जो आपने लगाई हुई है ना, स्ट्रिप की एक लाइन पूरी घास की लगाई है, वो पानी को थोड़ा बहुत रोकेगा। तो इतने सारे जो घास हैं वो धीरे 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 क्या करेंगे, पानी के बहाव को कम करेंगे और हैंस इरोजन को भी घटाएंगे। ऐसा होता है शेल्टर बेल्ट। बस स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट में क्या अंतर है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में आप लाइनों में क्या लगा रहे हो, आप घास लगा रहे हो, छोटे छोटे पौधे लगा रहे हो। शेल्टर बेल्ट्स में आप लिटरली पेड़ लगा देते हो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, और थोड़ी दूरी दूरी पे करते हो। तो ये अंतर होता है बस, कि आपने जो है लाइनों में पेड़ लगा दिए, सेम रीजन से कि आपका जब पानी का बहाव आएगा तो क्या होगा, वो थोड़ा सा रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा और हैंस इरोजन कम हो जाएगा। तो देखो, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। इतना ध्यान रखना कि आपको जाना है और इमीडिएटली आपको एनसीईआरटी से ये चैप्टर को रिवाइज करना है। तुरंत इसी वक्त जाके रीडिंग लगा लीजिए, ताकि ये चैप्टर आपके एकदम माइंड मैपिंग हो जाए। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, तब जाके वीडियो को आप दोबारा से मतलब देख लो कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रीवियस या क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, आप एनसीईआरटी से इसको रिवाइज कर लो ताकि ये चैप्टर पूरा डन हो जाए आपका अच्छे से। ठीक है, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। प्रीवियस या क्वेश्चन डिस्कस करके फिर विल मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने एक इंट्रोडक्शन करा दिया है, विल मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज, उसको कंप्लीट कर लेंगे कल। कल नहीं, कल तो विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेक्स्ट डे हम वो कर लेंगे। एंड या इसके बाद जो भी आपको चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो, लेट मी नो, वील डू दैट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। बाकी सिलेबस कवरेज जैसा सिलेबस मेंशन्ड है सीबीएसई का, वी विल बी कंप्लीटिंग दैट। ऑल राइट, तो ठीक है, अभी जाओ रिवाइज कर लो इस चैप्टर को। और ये जो पूरा पीडीएफ है, आई विल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा ताकि ये सबको मिल जाए इन केस यू वांट इट। आप बल्कि आई थिंक आप एनसीईआरटी से तुरंत रीडिंग लगा लीजिए ताकि ये कवर हो जाए। ओके, चलो बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।